हेलो स्टूडेंट्स, वी सिस्टर कपूर चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम द लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारे फ्लैमिंगो की सीरीज चल रही है उसका सेकंड चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर का भी सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने समरी देखी थी, टाइटल और थीम देखा था, और इसके अलावा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बुक के अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमने पूरा देखा था। आज हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी चैप्टर से, हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से। प्लस इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो कोई भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी पहले भी जो सीबीएसई जो क्वेश्चंस पूछ चुका है पिछले सालों में इस चैप्टर से, वो भी हम कवर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके बाद जो कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं जो इस चैप्टर में कवर नहीं हो पाए हैं, थोड़े से टफ भी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसको मतलब अगर मैं इनको इंक्लूड कर लेता तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती वीडियो की, इसलिए आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप उनसे करके आप ट्राई करिएगा। आई होप कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इतना अगर आप मैंने तीनों लेक्चर्स देखे हैं, चारों ही लेक्चर्स देखे हैं लगभग, तो आपसे हो जाने चाहिए वो लेक्चर। उसके बाद अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं फिर देखूंगा, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कोई वीडियो बना दूं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम देखते हैं। तो देखिए, वही जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द ऑथर से दैट बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब। तो देखिए 2010 का क्वेश्चन है, यानी 2010 सीबीएसई बोर्ड का में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था वैसे इस लेक्चर में भी मैं करने वाला हूँ। पॉइंट वाइज आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा, प्लस जिसमें थोड़े से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ हम स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्यों ऑथर ऐसा कहता है कि बेंगल मेकर्स जो हैं एक विशियस वेब, यानी एक बहुत मिजरेबल वेब में, एक जाल में फंस चुके हैं, गरीबी के और हेल्पलेसनेस के एक जाल में क्यों फंस चुके हैं, ऐसा ऑथर क्यों कहता है। तो देखिए, इसके 3 कारण जो मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला कारण है कि उनके पास पैसा ही उतना नहीं उनको मिलता है, बिचौलियों के कारण या बहुत से जो उन लोगों के कारण कि उनको उतना पैसा नहीं मिलता है, इस इंडस्ट्री में उतना पैसा नहीं है, और इस कारण वो कुछ अपने बेटरमेंट, अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ नया नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा होगा, आपका अगर कोई एक तरह से पैसा नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए इनके पास अगर पैसा आता है तो वो उसको कहीं और बिजनेस में लगा सकते हैं, अपने बच्चों को कोई दुकान में बैठा सकते हैं। तो उस तरह से इनके पास पैसा नहीं है, वो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है इनका, जिनके कारण वो किसी तरह बस ज़िंदगी बिता रहे हैं। दूसरी चीज़, व्हेन दे डू समथिंग, जैसे अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जब ये कोऑपरेटिव बनाते हैं तो ये हॉल किए जाते हैं और दे आर बीटन बाय द पुलिस। व्हेन दे डू समथिंग, एग्जाम्पल कोऑपरेटिव्स, दे आर हॉल्ड एंड बीटन बाय द पुलिस एंड और सेंट टू जेल। और नहीं, यहाँ पे एंड ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, एंड होगा यहाँ पे, एंड सेंट टू जेल, जेल भी भेजा जा सकता है जब भी वो अपने बेटरमेंट के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, जिस कारण वो इनको पकड़ करके ले जाती है, कई बार मारती भी है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इवन सोसाइटी एंड एल्डर्स डजंट सपोर्ट लिविंग देयर प्रोफेशन। ये जो लिखा हुआ है ये है प्रोफेशन, तो सोसाइटी भी और वहाँ पे लोग, और प्लस जो बड़े हैं घर के, वो भी नहीं चाहते हैं कि घर के जो बच्चे हैं वो किसी और प्रोफेशन में जाएं। ठीक है, इन तीनों कारण के कारण, ठीक है, डजन सपोर्ट ही नहीं करते हैं। इन तीनों कारण की वजह से जो बैंगल मेकर्स हैं वहाँ के फिरोज़ाबाद के, वो एक ऐसे वेब में फंस चुके हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं, और गरीबी में और भुखमरी में ही अपना पूरा जीवन बिताए चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है हु इज़ मुकेश। तो यहाँ पे लिखा है हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। मुकेश कौन है, उसका क्या सपना है। तो देखिए, 2 पॉइंट में मैंने आपको बात बताई। मुकेश क्या है, एक पुअर बैंगल मेकर का, गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, सन है। ठीक है, कहाँ पे, फिरोज़ाबाद में, सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोज़ाबाद। और उसकी ड्रीम क्या है, मोटर मैकेनिक एंड कार ड्राइवर बनना, मोटर मैकेनिक बनना और कार ड्राइवर बनना। देखिए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, हम तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव।
देखिए यहाँ पे जो डेट या साल लिखे हुए हैं ये बताते हैं कि किस साल में वो सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं, किस साल के वो क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि ये PYQ सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पुराने साल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। बैंगल मेकर्स जो हैं, चूड़ी बनाने वाले, अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि बैंगल मेकर्स क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते, तो इसका क्या रीज़न है देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसके 3 लीडर हैं। पहले तो इनमें से कोई भी लीडर नहीं है, कोई अलग से सोच करके इनको लीड नहीं कर पा रहा है, पहला इनका बहुत बड़ा रीज़न। दूसरा जो है, ये लोग कुछ क्रिएटिवली या इंटेलिजेंटली सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि इतने समय से काम करने के बाद इनका ब्रेन नंब हो गया है, इनका ब्रेन उतना काम नहीं करता। उनको बस एक ही चीज़ आती है, मैकेनिकली चीज़ों को जोड़ना, यानी कि चूड़ियों को जोड़ना, जिसके वो बैंगल मेकिंग जो वो लोग काम करते हैं। तो कुछ नया सोचने का, इस टाइप का, प्लस ये लोग पूरे पूरे दिन अपना मेहनत करते हैं इनके वर्कशॉप में, इंडस्ट्रीज़ में या फर्नेसेस के सामने। तो इनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि ये लोग कुछ बैठ के बात करें अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, थर्ड कारण जो है, प्लस देखिए नो लीडर में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि नो लीडर का मतलब कि कोई भी इफेक्टिव लीडर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे गरीब हैं या अनपढ़ भी हैं, क्योंकि गरीबी में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मुकेश जो था वो स्कूल नहीं जा पाता था, उसके पापा के पास इतना पैसा ही नहीं था कि उसको स्कूल सेंड कर सकें मुकेश को। तो एक इफेक्टिव लीडर नहीं था, पढ़ा लिखा लीडर नहीं था जो इनको लीड कर सके। तीसरी बात, तो इनको थोड़ा सा डर भी था पुलिस का, ब्यूरोक्राफ्ट का, इन सब का, कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, या जो मिडल मैन है, जो बिचौलिए हैं, जो इनके चूड़ियों को बिकवाने का काम करते हैं, वो इनकी चूड़ियाँ बिकवाएंगे नहीं तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इन सब के डर के कारण वो लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में अलाइन नहीं कर पा रहे थे। इनमें से मेन कारण क्या है? देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण है पुलिस का, दूसरा कारण इनके पास लीडर नहीं था, और तीसरी बात है ये लोग भी क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे थे कुछ। ठीक है, कोऑपरेटिव वगैरह भी आइडिया जो था लेखिका ने दिया था, ऑथर ने दिया था, ये लोग नहीं सोच पा रहे थे। ठीक है, इसके वजह से चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, क्या राइटर हैं वो क्या कहना चाहती हैं जब वो ये सेंटेंस कहती हैं कि साहिब जो है अब अपना खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, तो क्या कहना चाहती हैं, एक बार अगर हम देखें उसकी पुरानी कंडीशन और नई कंडीशन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखकर हमें बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहती है। देखिए, पहले जो था वो साहिब जो था वो केयर फ्री था, बहुत टेंशन नहीं लेता था, बहुत मज़े में घूमता रहता था, अपने दोस्तों के साथ भी निकलता था, स्विंग के लिए पार्क भी जाता था, स्विंग पे झूला झूलने के लिए। ठीक है, बाद में वो केयर फ्री लुक जब ऑथर ने उनको तब देखा जब वो जॉब में थे, जब वो टी स्टॉल पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना केयर फ्री लुक खो दिया था कहीं। दूसरा जो है कारण, जब वो रैक पिकर हुआ करते थे तो वो अपने काम को एंजॉय करते थे, क्योंकि उनको उस काम से जब कुछ अच्छा मिलता था, अच्छा मतलब कि कोई करेंसी नोट मिल जाता था या कोई ऐसी वैल्यूएबल मेटल मिल जाती थी, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत उनको मोटिवेट होते थे उस चीज़ से, बहुत उत्साहवर्धन होता था उनका। तो इसके कारण जो था उनको बहुत मज़ा आता था अपने काम में। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मज़े वाली चीज़ नहीं है जब वो टी स्टॉल में काम करते थे, और अल्टीमेटली वो काम करते थे पैसा पाने के लिए और रोज़ का खाना खाने के लिए, क्योंकि वो भी उसको उनका टी स्टॉल का मालिक ही दिया करता था। तीसरा चीज़ जो है कि पहले वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, वो जहाँ चाहते थे वो वहाँ जाते थे, जिस गार्बेज में चाहते थे उस गार्बेज में जाके ढूंढते थे। अब वो डिपेंडेंट हो गए थे किसी के ऊपर, और अपनी इंडिपेंडेंसी जो थी वो खो देते, किसी के गुलाम हो गए थे, किसी के कहने पे चलना पड़ रहा था उनको। और यही चीज़ जो है हमें ऑथर भी कह रही हैं कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और यही कारण है कि पहले वो अपना खुद का मालिक हुआ करता था, वो जहाँ चाहता जो करता वो वैसे इसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब वो टी स्टॉल में काम करने लगा तो वो किसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, एंड दस वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यही कारण था कि वो अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, खुद का मास्टर नहीं रह गया था, किसी और के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट डज द टाइटल, अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए 2009 का क्वेश्चन है,
थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2009 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये 2009 का क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। अब देखिए, आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे उस वक्त जब मैंने अपनी थर्ड पार्ट किया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने सोचा हो कि टाइटल क्यों बता रहा हूँ मैं, टाइटल का क्या मीनिंग है। तो देखिए, बहुत क्लियर मीनिंग 2009 में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये CBSE का। इससे समझ में आता है कि टाइटल से भी सवाल बनते हैं, और लगभग हर चैप्टर का आपको टाइटल का मतलब समझ में बहुत क्लियरली आना चाहिए कि क्या टाइटल का मतलब है। तो देखिए, यही चीज़ जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन की थी, आप वहाँ से जानते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं देखने की। ये चीज़ आपको याद होगा, रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, टाइटल जो है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या कन्वे करता है? कन्वे करता है स्प्रिंग जो होता है वो एक अच्छी खुशहाल समय को बताता है। तो चाइल्डहुड जो है वो यूजुअली हमारा स्प्रिंग होता है अपने हमारी लाइफ का, ठीक है। फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इनको अपनी ज़िंदगी के लिए काम करना पड़ा। देखिए, मैं रीड कर दे रहा हूँ, फॉर दीज चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू मेक अ लिविंग, दस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डिश नेचर। इन बच्चों के लिए इनको काम करना पड़ता था अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, या फिर अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, जिसके कारण क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था किस चीज़ का? इनोसेंस और चाइल्डिश नेचर का। इनोसेंस आप समझ रहे होंगे, बच्चों के चेहरे बहुत इनोसेंट होते हैं, ठीक है। वो मतलब कि मासूम होते हैं, ठीक है, बच्चों के चेहरे। और चाइल्डिश मतलब बचपने वाली फीलिंग, बचपने वाला नेचर होता था कि कुछ भी खेल रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये और थर्ड पॉइंट जो है, द चाइल्डहुड इज लॉस्ट, इस कारण चाइल्डहुड जो होता है इनका खो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको काम करना पड़ता है, उससे इनकी इनोसेंस और चाइल्डिश नेचर, मासूमियत जो है वो छिन जाती है, ठीक है, और बचपन छिन जाता है। इसी को हम लॉस्ट स्प्रिंग कह रहे हैं, स्प्रिंग जो कि खो गया है, बचपन जो कि खो गया है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में काम के ग्लास के फर्नेसेस में काम कर रहे बच्चों की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, ठीक है। तो देखिए, इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या क्या पॉइंट है? 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली। देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप लोग ऐसे ना लिख दीजिएगा, आप लोग प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सही रहेगा, ऐसे आप लिखेंगे तो मम्मी भी आपको कम नंबर मिले, तो वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, आपको एक स्टैटिस्टिक्स का डेटा बता दूँ। डेटा क्या, बुक का ही डेटा है, मैं बता दूं, आपको याद करा दूं। 20,000 चिल्ड्रन जो थे वो काम कर रहे थे फिरोजाबाद की ग्लास फर्नेसेस में, और सीमापुरी में जो थे कितने परिवार रह रहे थे? तो वो थे 10,000 फैमिलीज वहाँ पे रह रहे थे। सीमापुरी के जो रैक पिकिंग का पूरा एरिया था, रैक पिकर्स का, वहाँ पे 10,000 फैमिलीज रह रही थी। चलिए, तो खैर बुक का ही डेटा मैंने आपको बताया है, ठीक है। 20,000 children work illegally, work around furnaces in high temperature and well glass। बहुत हाई टेम्परेचर में फर्नेस के आसपास काम करते हैं और ग्लासेस को वेल्ड करते हैं, चूड़ियों को आपस में वेल्ड करते हैं। वर्क इन लेस लाइट एंड पुअर वेंटिलेशन, बहुत ही कम लाइट में और बहुत ही कम वेंटिलेटेड स्पेसेस में, जहाँ पे सफोकेशन होने का डर होता है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। वर्क ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन काम करते रहते हैं लोग, जब तक लाइट होती है बाहर। और इसके कारण क्या होता है, ये लोग एडल्ट होने से पहले ही इनकी आंख की रोशनी बहुत कम हो जाती है, और ये लोग लगभग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन, वाई डोंट द यंगर वंस ऑफ द बैंगल मेकर्स डू एनी थिंग एल्स। जो यंगर बच्चे हैं, जो यंगर लोग हैं, यंगर जनरेशन या जो यूथ है बैंगल मेकर्स की, वो कुछ और क्यों नहीं करती है? तो देखिए, इसके 3 कारण मैंने बताए हैं। फर्स्ट कारण जहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाली सालों की मेहनत क्या क्या किल कर देती है? डिज़ायर ऑफ मेकिंग न्यू अटेम्प्ट, कुछ नया अटेम्प्ट करने की, कुछ नया ट्राई करने के डिज़ायर को ख़त्म कर देती है। अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का जो ट्राई करता है इंसान कि कुछ कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, उसको भी किल कर देती है। और तीसरी चीज़ क्या किल करती है? तीसरी चीज़ किल करती है एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि वो लोग कुछ सपना देखना अपने जीवन में कुछ बड़ा देखना सपना में, वो भी ये लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला ये था, क्यों नहीं करती है। देखिए, इसके बाद डूइंग
देखिए सेकंड पॉइंट जो है ऊपर, डूइंग एनी अदर वर्क, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, देखिए नीड्स की जगह मीन्स कर लीजिएगा, और मैं इसको थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नीड्स नहीं है, वो मीन्स है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको करेक्शन कर दिया है कि कोई भी दूसरा काम करने का सीधा सीधा मतलब है कि रिबेलियन यानी कि विद्रोह करना, अपने परिवार से, अपने जनरेशन से, अपने आसपास की सोसाइटी से विद्रोह करना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीड्स, ठीक है, एंड नीड्स स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्ट्रॉन्ग विल की, ठीक है, और डिटर्मिनेशन की। और जो कि आपको पता है कि उन बच्चों में नहीं था उतनी शक्ति नहीं थी। पहले तो अपने परिवार के साथ रिबेलियन करना, उनके खिलाफ में खड़े होना कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा विल और डिटर्मिनेशन लगती है, क्योंकि आपको बाहर भी जाके बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसके कारण भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए कम थी, और बहुत ज़्यादा वो बाहर की दुनिया से अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि छोटी सी एज से वो लोग बस बैंगल मेकिंग आर्ट में लग गए थे, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में फंसे हुए थे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो, कि यंगर वंस क्यों कुछ और नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सालों तक वो माइंड नंबिंग टॉयल करते थे, जिससे उनका कोई नया अटेम्प्ट करना, अपने कंडीशन को इम्प्रूव करना या सपने देखना ख़त्म हो जाता था। कुछ और काम करने का मतलब विद्रोह, और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन चाहिए थी, और उनकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, बहुत एजुकेटेड नहीं थे, और इस कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे। देखिए 8 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब देखिए 2015 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या आपको पता ही है क्या, मुझे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि साहिब क्या देखा करता था गार्बेज डंप में, तो पता है वैल्यूएबल मेटल्स और करेंसी के लिए ढूंढा करता था, कि अगर उसको मिल जाए तो उसको कुछ हेल्प हो जाए, अपने उसके परिवार को हेल्प हो जाए, उसको कुछ खाने पीने का मिल जाए, ठीक है। वॉट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुर एंड टू द पेरेंट्स। देखिए गार्बेज का क्या मीनिंग होता था बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए सीमापुरी के, ठीक है। ये भी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पेरेंट्स का मतलब, पेरेंट्स के लिए उसका मीनिंग होता था सर्वाइवल का एकमात्र जरिया, लेकिन बच्चों के लिए होता था एक बहुत वंडरफुल प्लेस हुआ करती थी, जहाँ पे वंडरफुल प्लेस फ्रॉम वेयर वैल्यूएबल्स कैन बी फाउंड आउट। देखिए यहाँ पे जो है मैं बता दूं, यहाँ पे फाउंड आउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस हुआ करती थी, जहाँ से बहुत सारे वैल्यूएबल्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। हम ढूंढें तो हमें बहुत सारे वैल्यूएबल मिल सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, व्हाट इज मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टूवार्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूवार्ड देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन के प्रति उनके मुकेश के परिवार का क्या एटीट्यूड था। यहाँ पे हमको एक लाइन दी हुई है जो उनकी ग्रैंड मदर ने कही थी। देखिए पहली लाइन, एवरीवन इन मुकेश फैमिली हैज़ एक्सेप्टेड द सिचुएशन म्यूटली, बिना कुछ बोले ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड वॉज नॉट मेकिंग एनी अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव इट, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई अटेम्प्ट्स कोई भी पर्सन नहीं कर रहा था। हिज फादर हु यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड अर्लियर, जो उसके फादर जो पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया करते थे, पहले आप जानते हैं कि पहले एज अ टेलर काम करते थे, वो मेहनत करते थे, फिर वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में आए, बट व्हेन ही कुडेंट इम्प्रूव हिज लॉट, लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद भी अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, तो उन्होंने भी एक अपनी जो होप थी वो खो दी। ही ऑल्सो बट व्हेन ही कुडेंट इम्प्रूव हिज लॉट ही ऑल्सो लॉस्ट होप, वो भी अपनी होप को खो बैठे, वो अपनी जो एक उम्मीद थी उसको भी खो दिया उन्होंने। हिज ग्रैंड मदर, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जीएम का मतलब ग्रैंड मदर, बिलीव्स दैट इट इज़ देयर लॉट, ये उनकी परेशानी है, अगर ऐसा है तो उनके ही भाग्य में ऐसा लिखा हुआ, देयर लॉट का मतलब, एंड वर्क्स असाइंड बाय गॉड कैन नॉट बी लेफ्ट, और जो काम भगवान ने उनको दिए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गॉड गिवन लीनिएज है, तो जो काम भगवान ने उनको दिए होते हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो उनको करते रहना चाहिए। और इसीलिए वो चाहती हैं कि मुकेश भी काम करे एज अ बैंगल मेकर, वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को तोड़े नहीं, बल्कि वो भी एज अ बैंगल मेकर ही काम करे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, हाउ इज द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद ए कर्स फॉर बैंगल मेकर्स। ये देखिए 2016 का आया क्वेश्चन है, और सबसे कमाल की बात ये है कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ही है हमारा। हमने लास्ट क्लास इसको डिस्कस किया हुआ है कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या हैजार्ड्स होते थे। आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा 5th था, अगर आप लास्ट क्लास में देखेंगे कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो जो हजार्ड्स होते हैं वो सभी इस कर्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे, तब वहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। देखिए 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। साहिब की नेम में क्या आयरनी है। देखिए साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, पूरे यूनिवर्स का भगवान, ठीक है। बट इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एकदम इसके विपरीत, ही इज पॉवर्टी स्ट्रिकन। देखिए जो पूरे यूनिवर्स का राजा होगा, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड होगा, भगवान होगा, वो कहीं गरीबी में रह सकता है, वो कहीं नंगे पैर चल सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्टार्क कंट्रास्ट है, एकदम डिफरेंट है कि ही इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बुरी तरह से पॉवर्टी से, गरीबी से ग्रसित है, ठीक है। बेयर फुट, नंगे पैर चलता है। होमलेस, बिना किसी घर के हैं, और है क्या, रैग पिकर, कूड़ा उठाने वाला है, ठीक है। हिज नेम इज इन टोटल कंट्रास्ट टू हिज वेरी एग्जिस्टेंस एंड दस आयरॉनिकल। ठीक है, ये लाइन जो है एंड इज दस आयरॉनिकल, ठीक है। तो क्योंकि उसका नाम उसके एग्जिस्टेंस से एकदम डिफरेंट है, उसका नाम जो है वो है साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसकी एग्जिस्टेंस क्या है कि वो गरीबी से ग्रसित है, नंगे पैर चलता है, होमलेस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल यानी कि एकदम विपरीत कोई चीज़ होना, ठीक है। आप कह कुछ रहे हैं, उसका बात कुछ और है असल में, ठीक है, तो वो आयरनी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 12th क्वेश्चन। 12th के बाद हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन को देखने के लिए। देखिए 13 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल्स इन द लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रैग पिकर। 2016 का क्वेश्चन है। चप्पल्स का जो रेफरेंस दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग नाम के चैप्टर के, वो हमें रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या बताता है। देखिए पहला पॉइंट जो है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, ये केवल पॉइंट्स हैं, तो आपको मतलब कीवर्ड्स हैं उसके उस आंसर के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़, वो एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब थे। क्यों गरीब थे? क्योंकि वो चप्पल भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो चप्पल भी खरीद सकें, यानी डिड नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। होमलेस एंड वर एक्सप्लॉइटेड, वो गरीब थे और एक्सप्लॉइट किए जाते थे ऊपर के लोगों से। ऐसा स्टोरी में नहीं लिखा है, लेकिन यूजुअली किए जाते हैं। तो इंग्लिश, देखिए इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपका कोई चीज़ गलत हो जाए तो आपको कोई गलत कह देना, आपका सब सही है जब तक आप कंटेक्स्ट के अनुसार बात को कह रहे हैं, ठीक है। हैड हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, देखिए हैड हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, तो उनकी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस थी, बस किसी तरह बस जिंदा रह रहे थे, जितना उनको मिलता था, जितना वो रैग पिकिंग करके कमा लेते थे, जितना वो उनको ऐसे मिल जाता है एज ए करेंसी नोट्स, तो उतना ही वो खाकर किसी तरह अपने आप को जिंदा रख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमसे कहता है कि लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। ये ऑथर की ही एक लाइन है, जो लेखिका है उन्हीं ने ये बात बोली है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुकेश द बैंगल मेकर सन, विच टू वर्ड इज अनीस जंग रिफरिंग टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बगल में देख पा रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, क्या बोलूँ मैं इस बारे में। और फर्स्ट वर्ड देखिए, इसका आंसर में अगर जाएं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मुकेश के कंटेक्स्ट में, मुकेश, ये तो खैर लाइन है, इसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन मुकेश के कंटेक्स्ट में, मुकेश का जो कहानी है, जो बैंगल मेकर का बच्चा है, पुअर बैंगल मेकर का बच्चा है, वो उसके कंटेक्स्ट में किस दो वर्ड के बारे में अनीस जंग, जो हमारी ऑथर हैं, वो हमें बता रही हैं। तो देखिए पहला वर्ड जो है वो है
आप जानते हैं बैंगल मेकर्स के बारे में बता रहे हैं। तो वो क्या क्या थे, वो पोवर्टी स्ट्रिकन थे, गरीबी से बुरी तरह से ग्रसित थे। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उनके ऊपर कास्ट का लांछन लगा हुआ था। वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पाल एंड ग्लूम, देखो ग्लूम का मतलब होता है बहुत दुख, और पाल का मतलब होता है बहुत धुंधला धुंधला सा वर्ड जो होता है, ठीक है, धुंधलाहट जो जिसकी दुनिया में होती है। तो पाल एंड ग्लूम वर्ड, पाल यानी धुंधली वो दुनिया, और ग्लूम मतलब दुख भरी दुनिया, वर्ड ऑफ बैंगल मेकर्स, ऐसी दुनिया में थे ये लोग। फर्स्ट वर्ड जो है इनका। और सेकंड वर्ड कौन कौन है, ब्यूरोक्राफ्ट का, पुलिसमैन का, पॉलिटिशियन का, मिडलमैन का। और ये सब क्या इंश्योर करते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं ये इसी चंगुल में फंसे रहें, कंटिन्यू टू बी एंटेंगल्ड इन देयर विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, इसी घुमावदार और गंदे मिजरेबल से सर्किल जो है पॉवर्टी का, उसमें ये लोग फंसे रहें। ये लोग इंश्योर करते हैं, ये लोग इनका दमन करते हैं, ये लोग इनका शोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि वाई डिड साहेब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, 2014 का क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था, अब अगर जिसने देखा होगा कि 1971 का लिबरेशन वॉर के कारण बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो ढाका से इंडिया में आई थी, उनमें से इनका भी परिवार था, ठीक है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बात समझाई थी, और ये बात हमारे टेक्स्ट में भी मेंशन है। लेकिन जब आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि साहिब के पेरेंट्स ने ढाका छोड़कर इंडिया क्यों आए, तो देखिए बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था वो एकदम सच है, और ऐसा हुआ भी है। आप अगर मैं साइट का तो नाम ले लूँगा, लेकिन आप सर्च करिए, अच्छी साइट है, उस पर आप जा करके अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसी समय ऐसा हुआ था कि इतने सारे बांग्लादेशी इंडिया में आ करके माइग्रेट किए थे, इमाइग्रेंट्स थे वो लोग, सब इंडिया में आए थे, ठीक है। लेकिन हमारे टेक्स्ट में कहीं पे भी ये बांग्लादेश के जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके कारण जो कुछ भी हिंसा पैदा हुई थी उसके बारे में कहीं भी हमारे टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। अब जब मेंशन नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, हमारी ये मजबूरी है, हम जान तो सकते हैं मगर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज, मैंने भी उस समय भी आपको बताया था, अगर आप आपने देखा, आपको याद होगा कि एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको वो लिखना है जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो टेक्स्ट में आपको बताया गया है कि उसकी मम्मी उसको क्या बताई थी कि बांग्लादेश से वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि उनका खेत वगैरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, किसमें, स्टॉर्म में, ठीक है। तो इसका अगर आप मीनिंग क्वेश्चन का है कि साहिब के पेरेंट्स ढाका छोड़कर इंडिया क्यों आए थे, और इसके आंसर को अगर आप लिखेंगे तो उसका 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इस तरह से कि देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घर और उनका खेत जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह पे आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म के कारण। सो दे माइग्रेटेड टू इंडिया इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एंड होम, तो उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेट किया, किसके सर्च में, लिवलीहुड एंड होम, घर के तलाश में, और जीवन यापन के लिए कोई जॉब या किसी तरह की पैसे कमाने की व्यवस्था की सर्च में वो इंडिया आ गए थे। और कहाँ अल्टीमेटली सेटल हुए, सीमापुरी में, और क्या बन गए, रैग पिकर्स, ठीक है, कूड़ा बीनने वाले बन गए। वॉट जॉब डिड साहेब टेकअप। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वही है जो हमारा टेक्स्ट में था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप वैसे भी लिख सकते हैं क्या जॉब उसने टेकअप किया, वो टी स्टॉल में गया था। प्लस अगर आप और एक्सटेंड, जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक्सटेंड करके ये लिख सकते हैं कि वो दुखी था, वो इंडिपेंडेंट रही रहा, ये सब बात आप लिख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन हो गया ना। तो 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मैंने बता दिया ना कि क्या जॉब साहब ने ली। 17 क्वेश्चन, होम डिड अनीस जंग ब्लेम फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बेंगल मेकर्स, किसे अनीस जंग ने ब्लेम किया इतनी ख़राब कंडीशन जो बेंगल मेकर्स थी उनके लिए। तो देखिए उन्होंने किसको ब्लेम किया था, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ मेकर, ब्यूरोक्रेट, इन सभी को, और पॉलिटिशियन, इन सबको ब्लेम किया था किसने, अनीस जंग ने। क्यों ब्लेम किया था, क्योंकि दे कंस्पायर एंड एक्सप्लॉइट द बेंगल मेकर्स, वो कंस्पायरेसी करते हैं उनके खिलाफ और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कम दाम में कम पैसे पे करते हैं। ये सेकंड पॉइंट हमारा कि पेड देम मीगर वेजेस, मीगर का आप समझ रहे, बहुत कम वेजेस जो है उनको पे करते थे, जिसके कारण वो बहुत गरीब हो गए थे, ठीक है। डू नॉट लेट देम फॉर्म कॉपरेटिव्स ही नहीं बनाने देते थे जिससे वो एकजुट होकर एकता की शक्ति दिखा सकें उनको भी, तो लेकिन उनको बनाने ही नहीं देते थे वो कॉपरेटिव, ठीक है।
तो क्या ही वो शक्ति दिखा पाएंगे ऐसे केसेस में। एंड कंपेल देयर चिल्ड्रन टू वर्क, इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर करते थे, इवन उनको इतना पैसा कम देते थे कि उनको भी अपने बच्चों को डालना पड़ता था कि तुम भी काम करो, कुछ पैसा आएगा। और वो लोग भी जब काम करते थे तो ये लोग जो थे, बड़े लोग जो थे, वो लोग कह सकते थे कि नहीं नहीं ये तो चाइल्ड लेबर है, इसको हटाइए, हम बच्चे से काम नहीं करवाएंगे। लेकिन नहीं, वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कहते थे और चिल्ड्रन से पूरा काम जो था वो करवाया करते थे। ठीक है, तो इन सभी को ब्लेम करती हैं अनीस जंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, मुकेश का क्या सपना था आपके ओपिनियन में, इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, क्या उसने अपना ड्रीम को अचीव किया। पुराना क्वेश्चन है, पुराने समय में 2009, लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिपीटिशन होता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि रिपीटिशन नहीं होता है, और ये भी मत सोचिएगा कि इन टेक्स्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वैसे ही घूम फिर के आते हैं, आप पीछे एग्जाम्पल देख चुके हैं। टू बिकम, देखिए मुकेश का क्या ड्रीम है, टू बिकम मोटर मैकेनिक एंड कार ड्राइवर, मोटर मैकेनिक बनना और कार चलाने वाला बनना, कार ड्राइविंग सीखना चाहता था वो, इसलिए कार ड्राइवर भी बनना चाहता था वो। देयर इज डेफिनेटली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन मुकेश लाइफ, बट इफ ही कंटिन्यूज टू बी होपफुल, वर्क हार्ड, ही विल डेफिनेटली अचीव हिज ड्रीम। अब देखिए हमें तो ये बताया नहीं है, देखिए बड़ा ऐसे वेग सा सवाल, अनक्लियर सा सवाल कई बार आ जाते हैं सीबीएसई में, तो आपको वही लिखना है जो पूरी दुनिया लिखेगी। आपको अपनी मर्जी से कहानी तो नहीं बना लेंगे या कुछ और तो नहीं पढ़ के बैठे हैं आप, तो आपको लिखना है कि डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, मुकेश की लाइफ में, लेकिन अगर वो थोड़ा सा होपफुल हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, और ठीक उसी तरह मेहनत करते रहें, तो ये बात डेफिनेट है कि वो अपनी अचीव करेंगे ड्रीम। ठीक है, आप यस नो इसमें लिख ही नहीं सकते क्योंकि आपको आगे पता ही नहीं क्या हुआ। ठीक है, इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, इस बात को लेकर के। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है हमसे, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर एंड डिजीज परवेडिंग द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप, हाउ फार डू यू एग्री। तो ऑथर कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में, यानी स्लम में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, डिस्पेयर यानी दुख, और डिजीज़ यानी स्लम में यूजुअली बहुत डिजीज़ फैलती है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन दे आर इन स्पाइट ऑफ, इन सब के कारण वो डिवाइड ऑफ, डिवाइड का मीनिंग होप के बिना नहीं है, होपलेस, अभी भी वो होपफुल है बहुत ज़्यादा। हाउ फार डू यू एग्री, इसमें कुछ नहीं, दो बातों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप ढंग से। पहली चीज़ क्या है कि साहिब के बारे में, कि साहिब इतना उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जब भी उन्होंने, लेखिका ने उनके स्कूल के बारे में पूछा और बताया कि मैं भी स्कूल बना रही हूँ, क्या तुम आओगे, तो बहुत ईगर था इस चीज़ को लेकर के कि स्कूल जाने के लिए और लर्निंग करने के लिए। इसका यही ये सबूत है कि जो साहिब था वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता था, लेकिन उसको पढ़ने की व्यवस्था सही नहीं मिल पा रही थी, प्लस उसको थोड़ा सा काम भी करना पड़ता था क्योंकि उसको अपने घर को सपोर्ट करना था। ठीक है, इससे दिखाते हैं कि वो अभी भी होपफुल था, इतना कुछ के बाद भी, इतनी ख़राब ज़िंदगी जीने के बाद भी वो होपफुल था। और सेकंड चीज़ आप मुकेश के बारे में बताएंगे, बल्कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा मुकेश का ही है ये, क्यों, क्योंकि मुकेश जो है वो इतने डार्क और डिंगी सेल्स में काम करने के बाद भी अपने सपने को, जो कि मोटर मैकेनिक बनने का सपना था, एक कार ड्राइवर बनने का सपना था, उसको नहीं छोड़ रहा था, उसको पकड़े हुए था और कहा था कि मैं ज़रूर बनूंगा, अगर कोई भी परेशानी आई, अगर दूर भी है गैराज वगैरह तो मैं वहाँ जाके सीखूंगा, पैदल जाऊँगा, लेकिन मैं मोटर मैकेनिक ज़रूर बनूंगा। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली आपने देखा हो, देखिए ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई जो पूछता है। आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, बाकी तो आप थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस हैं और आप पढ़ते रहिए चैप्टर को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल VSSTU कपूर को। और बस ठीक है, थैंक यू, हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए, थैंक यू।